हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेई एंड नीट 2020 का रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 1 पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया था, जो पार्ट 1 आपको तैयारी करना चाहिए, हर बच्चों को पार्ट 1 तक ही तैयारी करना चाहिए। बाकी अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स जो बहुत अच्छे से आपने पढ़े होंगे तो उस सिचुएशन में आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क का सिंपल इक्विलिब्रियम तक आपको पता है, रोटेशनल तक, तो आप इसमें तैयारी करिए, ठीक है ना। तो आज उन बच्चों के लिए है जो रोटेशनल मोशन का आधा पार्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे एमओआई, रोटेशन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, रोटेशन में भी आसान क्वेश्चन आपको पूछता है तो वो आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जिन लोग तैयारी किए हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये है। बाकी जो डिफिकल्ट है उनके लिए तो है ही। बात समझ में आ रहा है? ओके तो आज का लेसन में हम लोग पूरा रिजिड बॉडी डायनामिक्स में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, फिर न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। अगर पुराना वीडियो आप देखना चाहते हो रैपिड रिवीजन कोर्स का, वो आई बटन दबा के आप उसको देख सकते हो। अब जानते हो मैं रैपिड रिवीजन कोर्स में वो सब पढ़ाता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आगे भी आने वाला है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको एक कन्फाइंड आपका कोर्स में, आपको क्रैश कोर्स के हेल्प से, क्रैश कोर्स की तरह आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अच्छे से उसको देखिएगा, एंड तक देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज आपको रिवाइज करना चाहिए। एग्जाम से पहले आपको मिनिमम आपको 5-6 बार रिवाइज होना चाहिए। इस कोर्स के हेल्प से आप ऐसा चेक कर सकते हो कि आप प्रीवियस जो भी आपने तैयारी किया उसमें कोई छोटा टॉपिक आपने छोड़ दिया कि नहीं, या फिर आप जो भी तैयारी की है उसमें कोई थोड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं। मतलब ऐसा पूरा ओवरऑल रिवीजन जो है ना, इस रिवीजन कोर्स इसको बोला जाता है, इसीलिए मैंने इसको बोला रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेईई एंड नीट 2020, स्पेशली 2020 बच्चों के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों आपके सामने दिख गया है, यहाँ पे हम लोग का रोटेशनल मोशन है। एक्चुअली रोटेशनल मोशन को रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे उसमें हमने काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, बट यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो थोड़ा बहुत आपने जो प्रीवियस मैकेनिक्स में जो भी पढ़े थे, एनएलएम पढ़े हैं, वर्क एनर्जी पावर पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, ये सारे चीज को हम लेके यहाँ पे आएंगे और सारे चीज को एक ही साथ पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का जो डिफरेंस है वो भी नहीं पता होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिया कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन हम किसको कहते हैं? जो सर्कुलर मोशन एक्चुअली स्पेशली होता है जो पॉइंट मास के कारण होता है। हम हमेशा हमेशा जो भी एक पॉइंट मास है किसी भी एक एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट मास, ये बॉडी नहीं, एक पॉइंट मास, छोटा मास होना चाहिए, तो वो पॉइंट मास अगर घूम रहा है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बट रिजिड बॉडी में क्या होना चाहिए? एक आपका एक्सटेंडेड बॉडी होना चाहिए, जैसे एक रिंग हो गया, आप बोल सकते हो डिस्क हो गया, किसी की रैंडम शेप का एक बॉडी हो गया, कोई एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, तो उस सिचुएशन में हम उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। बट यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो रोटेशनल मोशन है वो बहुत सारे सर्कुलर मोशन को लेके एक्चुअली इंटीग्रेट करके हमें रोटेशनल मोशन मिलता है। तो यहां पे मैंने एक एक करके आपको बता दिया। जैसे एक्सटेंडेड बॉडी के लिए रोटेशनल मोशन होता है, आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेकुलर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेकुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बता दिया, देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बता दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी, ये जो एक्सटेंडेड बॉडी मैंने लिया, दिस इज अ रिजिड बॉडी, आप बोल सकते हो ये रिजिड बॉडी है। तो ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो उससे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सेकुलर मोशन। देखो यहाँ पे इस एक्सिस में ऐसा रैंडम शेप है, ये हमारा एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया ए। अब ये एक पॉइंट मास है जिसका छोटा सा मास मैं पकड़ लेता हूं, डीएम मास है, या फिर एनी मास, m1 बोल सकते हो, m2 बोल सकते हो, एनीथिंग। तो ये क्या कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ये रोटेट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक सर्कुलेट करा, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे, सॉरी ये सर्कुलेट कर रहा है, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। तो ये एक मास हुआ। दूसरा मैंने यहाँ पे बी पॉइंट लिया, तो बी R2 या फिर RB के, ये RB रेडियस से ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। या फिर आप देख सकते हो ये सी, जो पॉइंट सी पॉइंट है
वो भी ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत सारे हमारा छोटा छोटा मास डीएम मास है और ये अपना जो एक्सिस है उसके अबाउट ये सर्कुलेट कर रहे हैं। अब ये जितना मास डीएम मास है वो टोटल मास का जो सर्कुलर मोशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। आई होप आपको सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो आपको पता चल गया। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंस है बट आपको इतना ही चाहिए, आप इतना समझ लो, बहुत बड़ी बात हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये आपने समझ लिया। अब यहां पे क्या होता है ना, हम ये एक बॉडी हो गया, एक जैसे हमने यहां पे देखा ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम देख रहे हैं इस बॉडी के थ्रू पास कर रहा है, इस बॉडी के थ्रू पास कर रहा है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है वो बॉडी पे ही होना चाहिए, बॉडी के थ्रू पास करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास स्टेशन लिया, एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, मानो ये एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, ये एक्सिस के अबाउट यहाँ पे एक बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी हो सकता है, रॉड हो सकता है या फिर आपका पेन हो सकता है, ऐसे 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 ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे 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 घूम रहा है, ये मेरा एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ ऐसे घूमते रहता है। तो इस मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इस मोशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया रोटेशनल मोशन की, जो अगर रोटेशनल मोशन आपको चाहिए या फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जरूरी नहीं है कि उस बॉडी से ही पास करे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बॉडी के दूर भी हो सकता है। जैसे ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा था, मैंने अभी अभी आपको बताया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो ये हमारा पहला बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस जो हमें, जो बहुत ही जरूरत था, ये हमें पता चल लिया। बात समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप मेरा सोशल मीडियम के थ्रू आप मेरे साथ जोड़ सकते हो, आप मेरे साथ आपका क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, अपने क्वेरीज शेयर कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है, जैसे सॉरी फॉर दैट, हाँ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है जेई एज वेल एज नीट पे, हमेशा पूछता है, लगभग आप देख सकते हो हर साल ऐसा पूछता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोड़ देते हैं, यहाँ पे इनर्शिया का बात चल रहा है। क्या चल रहा है? इनर्शिया का बात। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया वही चीज है दैट मेंटेन स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जितना मोशन में चल रहा है उतना मोशन में ही ये चलना चाहता है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? तो यही बात हो रहा है कि ये हमेशा चाहता है, इनर्शिया वही चीज है जो हमेशा मेंटेन करता है स्टेट ऑफ मोशन को। अगर ये रोटेशनल मोशन में है तो उसको, उस इनर्शिया, वो ये जो बॉडी है उस बॉडी का इनर्शिया उसको क्या करता है? उस रोटेशनल मोशन मेंटेन करना चाहता है, वो स्टेट ऑफ मोशन जो रोटेट कर रहा है उस स्टेट में ही रहना चाहता है। दैट इनर्शिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने और अच्छे से आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिफाइड मेजर by which a body tend to maintain its state of motion। यहां पे आप बोल सकते हो कि यहां पे ये tend to maintain इस state of motion को ये maintain करना चाहता है, यही होता है हमारा inertia। बट यहाँ पे moment of inertia जो है, moment of inertia वही चीज है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, उस रोटेशनल मोशन का जो मोशन चल रहा है, मानो ये मोशन चल रहा है, उसको आप चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन inertia क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, हम चेंज होने नहीं देंगे, हम मेंटेन करना चाहते हैं। बात समझ में आया? जो बोलता है कि हमें वही मेंटेन करना है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? जैसे मैंने यहां पे बोल लिया, ये तो आपको बेसिक चीजें आपको पता है, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट का जरूरत है। जैसे ये मानो मेरा एक एक्सिस है, ये ए ओ आर मैं मान लेता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है जो एम मास है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना। तो ये आर दूरी पे है, जो सर्कुलर मोशन है वो मोशन कितना है? आर रेडियस का है, उसमें मोशन कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हम सिंपली लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, where m is the mass of that particle and r is the radius of the circle। बात समझ में आ रहा है? जिसके अबाउट ये जिसके अलोंग ये मूव कर रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट मास है।
कोई भी अगर आप एक्सटेंडेड बॉडी को, अगर आप किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो उस एक्सटेंडेड बॉडी को आप छोटा 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 पॉइंट मास, इनफाइनेट नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर्स पे उसको डिवाइड कर लो पॉइंट मास पे, और उसके बाद आप क्या करो, सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आप क्या कर लो, उसको जोड़ लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जोड़ने वाली बात हमें क्या कौन कराता है? इंटीग्रेशन कराता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो अब यहाँ पे ये एक्सटेंडेड बॉडी है कि ये क्या हो गया? एक एक्सटेंडेड बॉडी हो गया। ये एक्सटेंडेड बॉडी में ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस से पास कर रहा है ये हमने देख लिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे यहाँ छोटा सा मास पकड़ लिया मैंने, एक रेड ले लेता हूँ, ये मैंने एक छोटा सा मास पकड़ लिया जो डीएम मास है। यहाँ पे ये ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, ये ऐसे ओ करके घूम रहा है, उसका रेडियस आर है। इतना पता चला। इस डीएम मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, छोटा सा मास छोटा सा इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है? छोटा सा मास छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें क्या मिलेगा? डी आई इक्वल्स टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस। बात समझ में आया? अगर आपको इस पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या चाहिए? आई चाहिए। दैट मीन्स आप इसको क्या कर लो, सारे बहुत सारे यहाँ पे डीएम मास है, ये एक डीएम हो गया, ये दूसरा डीएम हो गया, ये तीसरा डीएम हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। अब ये सारे डीएम को आप इंटीग्रेट कर दोगे, डीएम का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये बात आपको याद हो जाना चाहिए, आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैं जैसे बोला कोई शॉर्टकट चीजें हैं। सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? रोटेशनल मोशन। जैसे पॉइंट मास अभी हमने करा, एक छोटा सा मास क्या था? पॉइंट मास, जो हमारा डीएम मास है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अपने पाथ पे। बात समझ में आ रहा है? आर रेडियस पे अपना सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सारे के सारे डीएम मास को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रोटेशनल मोशन मिल जाएगा। नोट आपको यहाँ पे बताया मैंने, नोट क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हम किसी भी एक्सिस के अबाउट, जो भी आपका गिवन एक्सिस होता है, अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन हम हमेशा निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये आपको बहुत जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। ऑब्वियस बात है, मास पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। आगे जाके हम बहुत सारे चीज ऐसे देखते जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह हम देखेंगे। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना चाहिए कि जो पॉइंट मास है, पॉइंट मास का जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं क्या निकालते हैं? एम आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अगर यहाँ पे एक्सटेंडेड बॉडी है तो हम डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। बात समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। और भी बहुत सारे मजेदार चीजें आपको मिलने वाला है, जैसे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। यहाँ पे हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे मैंने हमेशा बोला, नीट एंड जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए हमें क्या चाहिए? रिजल्ट से मतलब है। हमें किससे मतलब है? जो भी हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें रिजल्ट चाहिए। लेकिन एडवांस यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन 75 to 80% आपका एडवांस का भी हो जा रहा है, एडवांस का रिवीजन पर्सन हो जा रहा है। बट 20% जो बचा हुआ है उसके लिए आपको डेरिवेशन का जरूरत होता है। यहाँ पे मैं सिंपली आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए बहुत सही से। आपको हर एक पॉइंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाके आप ऐसा नहीं फंसो कि इस वाले पर अच्छा नहीं पढ़ा था, ऐसा ऐसा नहीं। हालांकि मेरे को याद करो ना करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। जैसे हमारा रिंग हो गया, इस रिंग का मास हम मान रहे हैं एम मास हो गया, उसका जो रेडियस है वो आर है, और जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा है, वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे हमारा हो गया ओमेगा, उसका जो एंगुलर स्पीड है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रही? रिंग का क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। मानो ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस आर है, मास एम है, तो इसमें हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 या फिर हाफ एम आर स्क्वायर। ये आपको याद आ जाना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? ये पूरा जितना भी मैंने आपको बताया, ये 1 2 ये डिस्क आपको याद होना चाहिए। जैसे होलोस्फेयर हो गया, तीसरा होलोस्फेयर, ये एक स्फेयर हो गया, मानो ये स्फेयर है, वो स्फेयर जो भी सेंटर से पास कर रहा है वो होलोस्फेयर से ऐसा, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? होलोस्फेयर का सारे के सारे मास डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस में होता है। जैसे ये बाहर वहां पे मास होता है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है? आई इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पे
आई इक्वल्स टू 2/3 mr², 2/3 mr²। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बहुत बच्चे सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर पे ये फंस जाते हैं। जैसे ये चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर का मास m है तो उस सिचुएशन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, 2/5 mr²। आप देख सकते हो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 2/5, ये दोनों में क्या गड़बड़ है। देखो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन इन होलो स्फीयर क्या है, बाहर सरफेस में है, आउटर सरफेस में है कि नहीं, आउटर रीजन पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, उसमें ज्यादा होता है सेम मास का हो तो। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखोगे आप रिंग एंड डिस्क का देखोगे, अगर सेम मास का हो फिर भी इसमें आप देख सकते हो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का ज्यादा होता है। जैसे रिंग का भी क्या होता है, आउटर सरफेस में जो उसका सर्कमफरेंस में क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके कारण। बात समझ में आ रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड कर रहा है मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। आया समझ में? ओके, आगे जाते हैं। चौथा हो गया हमारा, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। जैसे हमारा थिन रॉड, एक थिन रॉड हो गया, थिन रॉड, ये ही हमारा थिन रॉड हो गया, ये ऐसे 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 रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, जो सेंटर से पास कर रहा है, L/2 पे पास कर रहा है। अब यहां से देख सकते हो इसका अगर लेंथ L है, इस रॉड का लेंथ अगर L है और ये एक्सिस और यहां से L/2 है, मिड पॉइंट से ये ऐसा पास कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ml²/12 होता है। वो क्या होता है, ml²/12 होता है। ये हो गया हमारा पांचवा। छठा 6 हो गया, एक होलो कोन हो गया। ये क्या हो गया, एक होलो कोन। अब देख सकते हो ये एक होलो कोन है। इस होलो कोन का जो भी सेंटर ऑफ मास है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो होता है रिंग का जैसा ही होता है, सॉरी डिस्क का जैसा ही होता है। वो कितना होता है, mr², हाफ mr²। क्या होता है, हाफ mr²। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, हाफ mr² होता है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। ये जो कोन है वो डिस्क जैसा ही होता है, हाफ mr²। और दूसरा जो आपका सॉलिड कोन है वो सॉलिड कोन का होता है 3/10 mr², 3/10 mr²। आप देख पा रहे हो आप कितना हो रहा है ना। तो ये चीज आपको, ये जो मैंने 7 पॉइंट जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे 7, आप बोल सकते हो सर और भी तो है स्टैंडर्ड में, सिलेंडर का आपने नहीं बताया, एक जैसे कार्डबोर्ड का नहीं बताया, एक बोर्ड का प्लानर किसी भी एक शीट का नहीं बताया। तो देखेंगे, अभी देखेंगे, आपको दिखाने वाला हूँ। वो सब रटने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा समझ में आ जाएगा आपको क्या करना था। फिर आप बोलोगे अच्छा ये तो मेथड सही था, ये तो मेथड ज्यादा है, हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, एक एक करके निपटा देंगे सबको। आप टेंशन नहीं लेने का, आप मेरे साथ जुड़े रहो, एंड तक इस वीडियो को देखना है। कहां तक, एंड तक देखना है ना। दूसरा यहाँ पे इसके बाद वाला स्लाइड हम यहाँ पे देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कोई भी एक्सिस, कोई भी एक्सिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। यहाँ पे आपको या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, आपको ये जो मैंने अभी आपको बताने वाला हूँ, 2 थ्योरम है एक्चुअली, जो थ्योरम, एक्सिस थ्योरम, इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस थ्योरम ऑफ इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो 2 एक्सिस थ्योरम है, एक हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। जैसे कोई भी एक बॉडी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एक बॉडी है, मैंने एक व्हाइट ले लेता, देखो ये एक बॉडी है, ये क्या है हमारा, एक रिजिड बॉडी है। अब इस यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा वैलिड फॉर लेमिनर बॉडी, या फिर आप बोल सकते हो 2 डायमेंशनल बॉडी या फिर फ्लैट बॉडी। बात समझ में, लेमिनर बॉडी को 2 डायमेंशनल बॉडी बोलते हैं, फ्लैट बॉडी बोला जाता है। ओके, तो ये हमारा एक बॉडी है जो ऐसा फ्लैट है, ये हमारा कोई भी शेप है, मैं अपना मोबाइल से दिखा देता हूं आपको। ये हमारा क्या है, एक फ्लैट बॉडी है। बात समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे 3 एक्सिस है, ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, है ना, और इस डायरेक्शन पे एक एक्सिस हो गया, ये वाला डायरेक्शन मैं जैसे दिखा रहा हूँ, ये वाला डायरेक्शन। यहाँ पे मेरे पास कोई पेन नहीं है फिलहाल, जैसे इस डायरेक्शन पे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एक्सिस है, जो 3 एक्सिस हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम के हेल्प से आपको बता दिया, ये एक एक्सिस है, ये बॉडी ऐसे घूम सकता है अबाउट दिस एक्सिस, तो इसके कारण आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix आ रहा है। दूसरा आपका जो एक्सिस है वो हमारा y एक्सिस है, उसके अबाउट ये ऐसे घूमता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो गया, Iy हो गया। अब आपको चाहिए, ऐसा बोल रहा है कि ये दोनों जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस था हमारा, ये जो 2 एक्सिस है, ये हमारा 2 एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस
परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मेरे को ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन हो गया, उसके परपेंडिकुलर अगर हमें कोई एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो एक लॉ, जिस लॉ से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, उस लॉ को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब उस वो हमारा जेड एक्सिस हो गया, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा बॉडी भी एक्स एंड वाई प्लेन पे ही लाई कर रहा है। बॉडी कहां पर लाई कर रहा है, जैसे ये मैंने बताया था, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, मानो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। अब ये वाला परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब देख सकते हो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, तो हम इसमें आराम से लिख सकते हैं, जैसे आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है कि उस बॉडी पे ही हो, ये बाहर पे भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मानो कि एक बॉडी है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये प्लेन पे है, तो उस एक्सिस, ये एक्स वाई दोनों परपेंडिकुलर है, और ये जेड के साथ ये भी परपेंडिकुलर, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई का आपको पता है, जेड का आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है। जिस प्लेन पे उस बॉडी खड़ा है, उस वो दोनों एक्सिस के बारे में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानकारी होना चाहिए। बात समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एनी टाइप ऑफ बॉडीज होना चाहिए, जैसे प्लेनर हो सकता है, वन डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल हो सकता है, कुछ भी हो। बात समझ में आ रहा है। तो इसका कंडीशन सिर्फ एक ही है, जो आपका उस बॉडी का ऐसा एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। बात समझ में आ रहा है। तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। जैसे ये मैंने एक बॉडी लिया, अब उस बॉडी का जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस मैंने देखा, ये सेंटर ऑफ मास इस वाला एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चला। अभी यहाँ पे डी डिस्टेंस पे दूसरा एक्सिस है, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसका कंडीशन क्या हो गया, आपको पहले सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस होगा, उस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। उसके बाद अगर आप इसके साथ प्लस एम डी स्क्वायर, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू एक्सिस। बात समझ में आ रहा है। ये दोनों एक्सिस का सेपरेशन का स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं आई इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, याद हो जाना चाहिए आपको हमेशा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं हम, कुछ इलस्ट्रेशन के हेल्प से हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये एक मानो एक रिंग है, मैंने लिया। अब इस रिंग का जो रेडियस है वो r है, मास कितना है, m है। अब आपको बोला कि ये जो रिंग है, ये आप देख सकते हो, इस रिंग का जो ये रिंग शेप्ड है, बात समझ में आ रहा है। ये वाला ये रिंग शेप है, इस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो, आप टेंजेंट बोल सकते हो, जैसे ट्यू करके ऐसा निकल जा रहा है। अब हमें पता है भैया, ये वाला सेंटर ऑफ मास होता है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जानकारी है, एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये रिंग है, एम आर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो कितना है, r/2 है। बात समझ में आया। ओके, आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ये हो गया आपका। तो अब इसमें देख सकते हो, अगर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 3। ओके, अब दूसरा हम एक इलस्ट्रेशन दूसरा लेते हैं। ये मानो एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है हमारा, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। आपको बोला ये सॉलिड स्फीयर का कोई भी एक पॉइंट है, जैसे एक सरफेस से पास कर रहा हो, ऐसा टच करके ऐसे निकल रहा हो। अब इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देखो एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप जानते हो, I इक्वल्स टू क्या होता था, कोई भी हो सेंटर ऑफ मास से हम पहले तो उस पॉइंट से सेंटर से पास कर रहा होता है, और स्फीयर का सेंटर ही होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है। ये फुल है, ये हाफ नहीं है, हेमिस्फीयर नहीं है,
याद कर लेना। ओके, तो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। अगर है ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसके बाद कोई अलग एक्सिस का निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब ये आपको याद आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। ये हो गया आपका r/2। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr²/2। अगर उस एक्सिस का चाहिए तो 2/5 mr² प्लस ये जो हमारा क्या है मास m और r² डिवाइडेड बाई 4। अब ये दोनों को प्लस कर लो, आपको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आपको मिल गया। बात समझ में आया, इतना समझ आया। उसके बाद ये तो हमारा हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने कर लिया। बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट जो एक डिस्क लेते हैं। डिस्क का आपको बोला कि ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। ये हम जानते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr² डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आया। ओके, अब देखो ये एक डायमीटर हो गया, इसमें म्यूचुअली और एक परपेंडिकुलरली और एक लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। ये एक डायमीटर हो गया, ये डायमीटर 1 हो गया, ये डायमीटर 2 हो गया। अब इसके अबाउट भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्वियस बात है, रिंग है भाई, हर जगह सेम है, तो कोई भी डायमीटर ले लो, कोई भी डायमीटर ले लो, दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऐसा दो डायमीटर लिया जो दोनों 90 डिग्री पे है, और ये प्लेन से ये वाला जो हमारा ये जेड एक्सिस मैंने बोला वो कितना है, आई है, वो परपेंडिकुलर है। तो आप बोल सकते हो आई जेड इक्वल्स टू, ये अकॉर्डिंग टू हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम बोल सकते हैं आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये दोनों तो बराबर है, आई एक्स एंड आई वाई, मतलब वही एक डायमीटर हो गया, ये दूसरा डायमीटर हो गया। तो आप बोल सकते हो 2 इंटू आई, दैट इज आई अबाउट डायमीटर इक्वल्स टू आई जेड डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से डिस्क है mr²/2 है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब mr²/4। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो। ये एक इलास्ट्रेशन हो गया, बहुत ही अच्छा इलास्ट्रेशन है। ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। क्या पूछा गया, प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा भी है। मैं आप अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही में पूछा था कि बात समझ में आएगी नहीं बोलो। ओके, उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम लोग बोलते हैं इसको मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसमें, सॉरी, मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी शेप का, किसी भी तरह का आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल है मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बात समझ में आ रहा है। और एक्सिस, अब यहाँ पे गिवन एक्सिस है, कोई एक्सिस हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम मास को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो जो भी ये मानो कि एक स्फीयर हो गया, एक छोटा सा बॉल हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या निकाला, इसका मास m है, उसका रेडियस r है, सेंटर जो भी सेंटर है उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। सॉलिड स्फीयर है, मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर कितना हो गया, अब 2/5 mr²। बात समझ में आ रहा है, 2/5 mr² हो गया इस एक्सिस के अबाउट। अगर आप उस स्फीयर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यूनिफॉर्मली बड़ा करते जा रहे हो, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम कांस्टेंट, मास डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या करा, कांस्टेंट रखा। बात समझ में आ रहा है, उसको बढ़ाते गया, उसका साइज बढ़ाते गया, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली करते गए। बात समझ में आया। अब उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन है, मैं इसका वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, एक्सप्रेशन है, वो क्या होगा, 2/5 mr²। बात समझ में आ रहा है। हालांकि यहाँ पे अब मास भी चेंज हो गया, रेडियस भी चेंज हो गया, वैसा ही तरीका हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एक स्फीयर हो गया, एक स्फीयर के अबाउट ये जो एक्सिस है आपको दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं 2/5 mr²/2। हमने क्या करा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, यहां से ऐसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब ये दूसरा पार्ट होते यहाँ पे देखो, ये एक हेमिस्फीयर हो गया, इधर वाला एक हेमिस्फीयर हो गया, और इधर साइड में एक हेमिस्फीयर हो गया। ये हमारा वन पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अब अगर यही सेम एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो उसका एक्सप्रेशन भी वही है, 2/5 mr²। बात समझ में आ रहा है, 2/5 एक्सप्रेशन विल बी सेम। बात समझ में आया, वो चीज आप थोड़ा ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ पे मास चेंज हो गया, यहाँ पे मास m/2 हो गया, लेकिन
एक्सप्रेशन तो सेम है, आप मास चेंज करके लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ आया? ओके, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब इसमें चलते हैं दोबारा। देखो वही हमारा एक्सिस है, बात इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करा, स्फीयर को ऐसे काट दिया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे, ये नीचे देखो, यहाँ पे फोकस करो। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया। अब मेरा जो गिवन एक्सिस है, पहले वाला एक्सिस के अबाउट ही मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोशिश करा। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकालने का कोशिश करा तो उसका भी एक्सप्रेशन वही सेम आने वाला है, 2/5 mr²। अब ये m का वैल्यू तो आधा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन एक्सप्रेशन विल बी सेम। बात समझ आया? ओके, फिर इस ये वाला काट को मैं हटा देता हूं, दूसरा काट में ले आता हूं। अगर मैंने इसको ऐसे ना काट के ऐसे काट दिया, ओके, यहाँ पे ऐसे काट दिया, अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो ये एक हाफ हो गया, ये दूसरा हाफ हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला इधर 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 इधर, तीसरा इधर देखो, हाँ, इसमें मैंने ऐसे काट किया और ये आपका एक हेमिस्फीयर हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट 1, ऊपर नीचे वाला पार्ट 2। तो कोई भी एक इसका अगर देखा जाए तो ऐसे देख सकते हो, ये वाला जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आप निकालना चाहते हो, 2/5 mr², वही सेम एक्सप्रेशन, मास विल बी m/2। अब कोई भी हो, किसी भी तरीका का आप इसको डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन विल बी सेम। बात समझ में आ रहा है? कितना मजेदार चीज है, बात समझ में आ रहा है? और भी आपको अच्छे अच्छे चीजें मिलने वाला है। ये तो हमने स्फीयर का करा, किसका करा, सॉलिड स्फीयर। अब हम देखते हैं अलग अलग कुछ टाइप, जैसे ये मान लो रॉड का, मान लो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रॉड है। जैसे हम लोग जानते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ml² / 12 हो गया। इसका विड्थ हम मान लेते हैं w है, इसका विड्थ कितना मान लेते हैं, w है। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ml²/2, ml²/3। कैसे आप जानते हो, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लगा दिया, ml²/12 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर, ऐसा ऐसा करते ml²/3 हमारा आंसर आया। बात समझ में आया? अब मैंने क्या करा, उसका विड्थ को मैंने क्या करा, यूनिफॉर्मली बढ़ाते गया, यूनिफॉर्मली मैंने क्या करा, बढ़ाते गया, यूनिफॉर्मली बढ़ाते गया तो ये बढ़ते गया। तो इसका जो भी डायग्राम ये मैंने नीचे दिखा दिया आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्मली बढ़ाते गया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉड है, यहाँ पे कितना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड है। आपने उसका विड्थ को आपने क्या करा, इंक्रीज करा दिया, बहुत सारे रॉड है। बट ये जो एक्सिस है, ये जो आपने एक्सिस बनाया, वो तो एक्सिस बराबर रहा, सेम रहा, और इसका ओमेगा सेम है, वही सेम चीज है। तो आप इसको बोल सकते हो ml²/12, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट प्रोपोर्शनल विथ, आप बोल सकते हो विड्थ के ऊपर प्रोपोर्शनल है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसका अगर नेग्लिजिबल थिकनेस हम मान लेंगे, उसमें क्या है, नेग्लिजिबल थिकनेस यहाँ पे नेग्लिजिबल, टी नेग्लेक्टेड, आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0 है। आया इतना समझ में? ये इनफॉर्मली मास, अभी जो बोला था मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से हमने करा। अब यहाँ पे देखो, इस वाले तीसरा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, ये मेरा एक डिस्क है, ये मेरा एक डिस्क है। इस डिस्क, इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाला, mr²/2 निकाला, ठीक है। उसका विड्थ w है। मैंने क्या करा, उसका विड्थ, बहुत सारे विड्थ को मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया, ऐसे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करा, और फिर यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप्ड मिला। क्या मिला, एक सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर का भी वही होता है, बात समझ में आया? वही सिलेंडर का भी वही है, सिलेंडर का भी वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। या फिर आप देख सकते हो एक बिस्किट का टुकड़ा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, बिस्किट, एक बिस्किट, छोटा सा बिस्किट मान लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। तो उस बिस्किट का जो सेंटर है, उसके अबाउट अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, वो आया मास mr²/2। अब वो सारे के सारे बिस्कुट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पूरा एक सिलिंड्रिकल बॉडी मिल गया। अब उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, हालांकि इसमें मास आपने क्या करा, बढ़ गया। बात समझ में आया? मास क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली आपने इसको बढ़ाया कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे मास डिफरेंट हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। आया? ओके। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो, आप पिज्जा खाते होंगे, है ना, पिज्जा तो खाते ही हो। अब एक टुकड़ा लिया मैंने, और इसके अबाउट ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला, तो मैंने बोला mr²/2। आपने बोला ऐसा क्यों, कहां से बोल लिया सर, प्रूफ बताओ। ऑब्वियस बात है, ये पिज्जा मैंने कहां से लिया, ओरिजिनल जो साइज होता है उसका एक सर्कुलर होता है कि नहीं, डिस्क शेप का होता है कि नहीं, बोलो। अब खाया होगा ना आपने, हाँ, तो ऐसा शेप का होता है। और मैंने यहां से एक छोटा सा टुकड़ा को मैंने काटा, छोटा सा टुकड़ा को काट दिया, और वही सेंटर ऑफ
जो भी एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोशिश करा, तो वही इसीलिए मेरा आंसर mr²/2 आया, क्योंकि डिस्क का भी mr²/2 हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, इतना हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें और भी है, बहुत मजेदार चीज है, मुझे तो बहुत मजा आता है ये सब पढ़ाने में, है ना। हाँ, यहाँ पे आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड भी कर सकते हो, अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैंने माना ये एक डिस्क है, डिस्क ये सेंटर से पास कर रहा है, एक एक्सिस है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया, हम बोल सकते हैं mr²/2, mr²/2 या हाफ mr² हो गया। अब ये तो हमारा आई आया ओरिजिनल, ये आई ओ मान लेता हूं। अब मैंने क्या करा, एक छोटा सा मास ओ इतू सा, उस मास को मैंने यहाँ पे इसका सरकमफेरेंस में इसे धीरे से ड्रॉप करा, तो ये मास इसका मास हो गया m1 मास। अब इसको मैंने ड्रॉप करा, तो ये तो घूमते रहेगा भाई। अब उस सिचुएशन में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा, आई इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, सिंगल जब डिस्क था, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, ये छोटा सा पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस मास अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि उसी में ही घूम रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r²। तो ये हो गया हमारा इसका नेट। बात समझ में आया, इसका नेट तो हो गया। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऐड कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब इसमें देखो दूसरा, वही सेम डिस्क को हमने क्या करा, इसके ऊपर जो भी एक छोटा सा मास है मैंने इसे पुट करके रखा हुआ है, मैंने इस साइड से यहां से एक r/2 दूरी पे जाके एक एक्सिस दिया, और यहाँ पे r/2 दूरी का या फिर r/2 रेडियस का एक मैंने ऐसा एक छोटा सा होल बना लिया। क्या बना लिया, होल बना के इसको काट दिया, इसको क्या करा, कट करा मैं। अब वो एक होल है, तो यहां से आप बोल सकते हो यहां से एक डिस्क को मैंने हटा दिया, इमेजिनरी डिस्क ये प्लेस कर दिया, ये भी बोल सकते हो इमेजिनरी डिस्क को मैंने प्लेस कर दिया, ये बोल सकते हो, है ना। हाँ, तो ये छोटा सा होल जो है उसका मास हम मान रहे हैं m2 है। अब ये m2 कितना होगा, देखो टोटल मास ऑफ दिस डिस्क m डिवाइडेड बाई πr², दिस इज मास डिस्ट्रीब्यूशन, आप बोल सकते हो मास डेंसिटी, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे सिग्मा है ये, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस होल, एरिया कितना है πr² डिवाइडेड बाई 4। क्यों, क्योंकि r/2 इज द रेडियस ऑफ दिस होल, इसीलिए इतना आया। अब ये चीज देखो, πr² कैंसिल आउट हो गया, तो छोटा मास जो है वो जो डिस्क का मास है, जिसका मास का 1/4 है ये। अब ये जो एक्सिस है, ये जो होल है, इस होल का जो ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है ये हो जाएगा अगेन हाफ m2r²/4, हाफ m2r²/4। क्यों r²/4 हो रहा है, क्योंकि r/2 इज द रेडियस, और ये तो डिस्क था, इसीलिए मैंने यहां पे ये करा। इतना समझ में आया। लेकिन हमें चाहिए ये ओरिजिनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है, ये वाला एक्सिस जो डिस्क सेंटर से पास कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट मास हो गया, दूसरा हो गया एक होल हो गया, और तीसरा हमारा ओरिजिनल डिस्क हो गया। अब आप वही सारे के सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो ये मैंने पॉइंट एंड डिस्क का ओरिजिनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हमने क्या करा, आई से डिफाइन करा, ये आई है, माइनस, क्योंकि यहां पे आपने क्या करा, इसको हटा दिया, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल अबाउट दिस ओरिजिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रहा है, ये होल है, होल का एक एक्सिस ये हो गया, हमें ओरिजिनल एक्सिस ये मिल रहा है, तो यहां पे हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि नहीं, बोलो ये ऑब्वियस बात है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे I1 माइनस, हमने वही टोटल से हमने इसको माइनस करा, माइनस क्यों करा आपको पता चला, क्योंकि इसको मैंने कट पोर्शन करा, यहाँ पे क्या करा, इसको कट करा, CUT। ओके, अब ये हो गया उसका उस अपना एक्सिस के अबाउट, प्लस m2r/2 होल स्क्वायर, ये m2 इंटू r/2 ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे हमारा d है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू एक्सिस। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट जो भी हमने इसका जो फासला हमने निकाला, वो फासला कितना है, r/2 है। तो यहां से आप इसको चेक कर सकते हो, इसका आंसर जो भी आ रहा है वो आप यहां से पुट कर लेने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं आप जरूर बताना। ओके, अगला देखते हैं।
देखो एक इलास्ट्रेशन है, मैं इसको आपको देता हूं, आप इसका होमवर्क करने का, आप इसको कमेंट करके मेरे को बताने का भी है। क्या करने का? बताने का। आप बताते कम हो, कोई कोई तो व्हाट्सएप में ही कर लेता है ना, कोई कोई एफबी में जाके उधर बोल लेता है सर इसका आंसर ये था, उसका आंसर वो था, है ना। कमेंट भी कर सकते हो, यूट्यूब में कर सकते हो। दूसरा लोगों को मतलब एक्चुअली आप अगर कमेंट करोगे ना तो दूसरा लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम भी कर ले। ऐसा होता है अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, हम अकेला हीरो नहीं बनना जा रहे, है ना। तो आप करोगे तो इंस्पायर होकर दूसरा कर लेगा, तो आपका भी भला हो जाएगा, उसका भी भला होगा, है ना। तो आप करते रहो, उसमें क्या है। अब मैं बताते रहूंगा, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत है। अब फेसबुक में बता रहा हूँ, इंस्टा में बता रहा हूँ, तो इसमें भी बता सकता हूँ, है ना। ओके एनीवे, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे ये एक सॉलिड स्फीयर है, मैंने यहाँ पे बता दिया सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है। हमने क्या करा, एक r/2 का केवीटी मैंने यहाँ अंदर बना लिया, फिर बनाया हुआ है जैसे किसी कुछ करके मैंने एक केवीटी बनाया। जो ये केवीटी आप जानते हो, अंदर से एक बड़ा सा गोला को निकाल लिया, है ना। अब यहाँ पे आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आया? ये आप पहले निकालने का, ये जो इसका आप मास आप निकाल सकते हो। मास कैसे निकाल सकते हो? मास इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है? 3/4 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दिस, उसमें 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। ऐसा करके आप इसमें जा सकते हो, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो भी केविटी का मास है वो आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 8, जो पुराना हिसाब पे है, पुराना जैसा मैंने उसको सॉल्व करा था वैसा ही करना है इसको। लेकिन होमवर्क अब इसको करके, असाइनमेंट है ये, क्या है ये? असाइनमेंट है भैया, आप इसको बताने का है, असाइनमेंट है, आप कमेंट करके जरूर बताने का है। गुस्सा आ जाएगा मेरे को। ओके, दूसरा हमारा हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर में, जो न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। न्यूटन्स, अपना न्यूटन बाबा है ना, हर जगह आपने लॉ दे दिए। यहाँ पे हमने न्यूटन लॉ भी पढ़े थे, जैसे हम लोग एनएलएम में पढ़े, एनएलएम में हमने क्या पढ़ा? एक मास है, मानो एक मास m है, उसमें बहुत सारे मास फोर्स लग रहा है। ये F2 लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे F3 लग रहा है, यहाँ पे F5 लग रहा है, यहाँ पे F4 लग रहा है, मानो यहाँ पे F6 लग रहा है। तो हम अब जानते हैं ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी पे हम ऐसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन एफबीडी में हम ऐसा अंदर के डायरेक्शन पे टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट हम फोर्स ऐसे नहीं बनाते हैं। उस सिचुएशन में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे या फिर सेम डायरेक्शन पे, इधर डायरेक्शन पे था ना ये, तो इसमें हम लोग ऐसे लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं F3+6। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एक एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस में टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्स एक्सिस का होगा तो एक्स एक्सिस का डालेंगे, वाई एक्सिस का तो होगा तो वाई एक्सिस का डाल दिए। बात समझ में आया? ये तो हमारा जो भी लिनियर मोशन था, बट हमें पढ़ना कौन सा है? रोटेशनल मोशन पढ़ना है। हमें क्या चाहिए? रोटेशनल मोशन। अब जरा ध्यान से देखना है, ये हमारा एक बॉडी है, जो भी रिजिड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है मेरा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अल्फा को हम जानते हैं जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन में ये सारे चीज हमने पढ़ लिया। अगर सर्कुलर मोशन का वीडियो आप देखना चाहते हो, जो सर्कुलर एंगुलर पैरामीटर्स पढ़ना है आपको, तो आई बटन क्लिक करके सर्कुलर मोशन, या फिर आप इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि आपका रैपिड रिवीजन कोर्स का जो सर्कुलर मोशन है वहां पे आप देख सकते हो। पहला लेक्चर में ही होगा मेरे ख्याल से सर्कुलर मोशन का, उसमें मैंने बता दिया है। तो अल्फा इक्वल्स आप क्या लिख सकते हो? ऐसे डी ओमेगा डिवाइडेड बाई dt, चेंज इन एंगुलर स्पीड या फिर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इज अल्फा। ओके, तो यहाँ पे इस बॉडी पे मैंने इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाया, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाया। अब ये फोर्स यहाँ से हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। अब यहाँ पे फोर्स लगा, देखो F1 ऐसे लगा, F1 यहाँ पे एक बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा, F1 ऐसे फिक्स्ड है, ये एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, फोर्स लगा तो ये रोटेट कर रहा है, फोर्स लगाया तो ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। उधर डायरेक्शन पे F2 लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन पे रोटेट कराना चाह रहा है। तो अगर ये मेरा बॉडी ऐसा घूम रहा है, इसका मतलब F1 इज ग्रेटर, F1 इज ग्रेटर। अब बोल सकते हो F1 इज ग्रेटर, हालांकि इतना जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन में हम क्या बोल सकते हैं? देखो, समेशन
यहाँ पे नेट टॉर्क इक्वल्स टू नेट टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। क्या होता है? आई इंटू अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पे जो हम लोग एनएलएम में पढ़े थे ना, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास एक्चुअल में क्या था? इनर्शिया था। मास क्या था एक्चुअल में? इनर्शिया था। यहाँ पे ये एक्सीलरेशन, बस उतना ही समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे नेट अगर देखना चाह रहे हो तो F1 ये परपेंडिकुलर, हमारा जो भी परपेंडिकुलर है, ये ऐसा बोल सकते हो आर्म है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस फोर्स फ्रॉम दिस फोर्स टू दैट सेंटर या फिर एक्सिस, यहाँ पे जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो F1 इंटू R1, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे इसको घुमाना चाह रहा है, तो माइनस F2 इंटू R2 इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ये बात हमें हजम हुआ कि नहीं, बोलो? अच्छा, तो ये हो गया आपका नेट टॉर्क। ये क्या हो गया आपका? नेट टॉर्क। अब नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा। तो ऐसा सिचुएशन बहुत सारे इलस्ट्रेशन कराया जाता है, बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी कराया जाता है, बहुत सारे आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये जो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन, इसके एप्लीकेशन में करा देता हूँ, उसके बाद आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, और फिर आपको बता दूंगा कि आपको और क्या क्या चीज करना चाहिए इस चैप्टर का रिवीजन के लिए, इस चैप्टर का अच्छे से आपको प्रिपेयर होने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो? अगले साइड में कुछ इलास्ट्रेशन है शायद, हाँ। यहाँ पे देखो ये इलास्ट्रेशन है, ये इलास्ट्रेशन हम देखते हैं, ये इलास्ट्रेशन को हम थोड़ा कर लेते हैं। जैसे एक मान लो एक सिलिंग है, यहाँ से सिलिंग से एक स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया, और स्ट्रिंग के साथ ऐसे रैप किया हुआ, क्या किया हुआ है? एक रैप किया हुआ एक सिलेंडर है। क्या है ये? एक सिलेंडर है। तो ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या करते रहेगा? ऐसे घूमते हुए ये घूमेगा, और साथ साथ में ये नीचे भी आएगा, रैप खुलते रहेगा, अनवाउंड होते रहेगा, अनवाउंड होते रहेगा, ये सिलेंडर ऐसे करके नीचे चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आपको पूछा कि एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर आपको निकालना है, ए इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, इसके कारण सब कुछ मैं हटा देता हूं यहाँ पे। तो देखो, जैसे यहाँ पे देखो रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, साथ में ये इधर भी जा रहा है, तो आप बोल सकते हो दिस इज कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये आरटी मोशन है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, इस कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग ज्यादातर ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले हमें एक फोर्स इक्वेशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? फोर्स इक्वेशन। ट्रांसलेशनल इक्वेशन आपको लिखना होता है, टॉर्क इक्वेशन लिखना होता है। जैसे आप बोल सकते हो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो एम इंटू ए। एम इज द मास ऑफ द सिलेंडर, ए इज द एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। या फिर आप बोल सकते हो जो हमारा स्ट्रिंग है ये ए पे ऊपर जा रहा हो। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमें लिखना है जो टॉर्क का लिखना है, ये फिर इसमें टॉर्क इक्वेशन हमें लिखना है। जैसे टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये आर हो गया, ये आर बाई सॉरी ये आर है, हाँ। अब ये दूसरा फोर्स ये एम जी इस डायरेक्शन पे है, नीचे की डायरेक्शन पे है, तो ये एम जी के लिए, एम जी के कारण कोई यहाँ पे टॉर्क नहीं आने वाला है, तो टी इंटू आर इक्वल्स टू, हम जानते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अरे ये बोलते हैं कि नहीं, बोलो? अब यहाँ पे आई इंटू अल्फा, तो इससे अगर ये सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो आप बोल सकते हो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू अल्फा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आप देख लो। अगर मैं इसको देखूं इस डायरेक्शन पे, ये स्ट्रिंग ऊपर के डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये ए है। अगर सर्कुलर मोशन में ये देखा जाए तो ये जो ए है एक्चुअल में वो क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये जो बाउंड हो रहा है ना, ये खुल रहा है, तो उतना ही तो इतना ही तो टेंशन या फिर उतना ही तो स्ट्रिंग उतना स्पीड से तो ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पे एक सेकुलर मोशन हो रहा है, फिर टेंजेंशियल मोशन हो रहा है। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा ए टी इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू आर। सो अल्फा कैन बी रिटन एज ए डिवाइडेड बाई आर। अरे ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? तो यही सेम इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करते हैं, ए डिवाइडेड बाई आर, आर आर, और यहाँ से आर कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आया? तो टी इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाई टू। अब ये दोनों इक्वेशन को, नंबर वन एंड नंबर टू इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे टॉर्क टॉर्क हट गया, और यहाँ पे एम जी इक्वल्स टू आपको मिला 3/2 इंटू एम ए, तो यहाँ पे आपको एम एम गेट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 मतलब 2/3 इंटू जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2/3 इंटू जी। तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर दिया हुआ है वो हमारे इससे मैच कर रहा है। आप इसमें देखो, आराम से समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ये एक टाइप का इलास्ट्रेशन हो गया। दूसरा टाइप का इलास्ट्रेशन आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने एग्जांपल बता दिया। ये एक टेबल है, यहाँ पे एक पुली मास अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक पुली लगाया हुआ है, एक स्ट्रिंग मास यहाँ पे लगाया हुआ है, मास m1 है, और यहाँ पे एक बॉडी है जिसको इस स्ट्रिंग के साथ वाइंड
करके रखा हुआ है, वांट करके रखा हुआ है। अब ऐसे छोड़ते ही ये ऐसे ऐसे घूमते, ऐसे रोटेट करते करते नीचे चला जाएगा, ऐसे करते करते नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे एक रोटेशन हो गया और साथ साथ में एक्सीलरेशन भी हो रहा है। बात समझ में आया? ओके, अब ये एक्सीलरेशन हो रहा है, ये तो एक तो एक्सीलरेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये मास, अगर इतना मास अगर एक्सीलरेट कर रहा है A1 से, ये टेंशन है, इधर से टेंशन है, इधर से एक टेंशन है, इधर से दूसरा टेंशन है, तो ये T हुआ। अब ये एक्सीलरेशन इधर आ रहा है तो ये स्ट्रिंग A1 इधर नीचे आ रहा होगा। बात समझ में आया? और ये आपका जो अल्फा है, अल्फा से ये रोटेट कर रहा है, लेकिन हमारा जो भी सिलेंडर है या बॉडी है वो A2 से नीचे आ रहा है। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ A2। क्यों? ये अपना एक एक्सीलरेशन है, रोटेशन कर रहा है, टेंजेंशियल या फिर जो भी अपना एक एक्सीलरेशन है, साथ में वो बॉडी भी उसको क्या कर रहा है, ऐसे पास करा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये सिलेंडर भी नीचे जाएगा। तो एक्सीलरेशन दोनों का समेशन होने वाला है। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। अब देखना है यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है, बात समझ में आए, फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो हम बोल सकते हैं T इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं, T इक्वल्स टू M1 इंटू A1 सॉरी, T इक्वल्स टू M1 इंटू A1। ये तो बात समझ में आ गया। दूसरा आप इक्वेशन लिख सकते हो M2G माइनस टी इक्वल्स टू M2A2, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा वही सिलेंडर या फिर वही जो बॉडी है उसका लिखने का। ये एक इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन हमें लिखना क्या है, जो भी हमारा रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखना है। हमने अभी अभी क्या लिखा, ये दोनों ट्रांसलेशनल मोशन का लिखा, अभी रोटेशनल का लिखते हैं। तो रोटेशनल का क्या होगा, टी आर इक्वल्स टू, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं, जो mg फोर्स है ऑब्वियस बात है नीचे की डायरेक्शन पे लग रहा है, उससे कोई टॉर्क नहीं आने वाला है। कोई ऐसा मत करना कि mg का एक टॉर्क आ जाएगा वैसा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। तो बोल सकते हो I इंटू अल्फा। अब I तो कुछ भी हो सकता है, I क्या हो सकता है, कोई भी, जिस बॉडी होगा, सिलेंडर होगा तो m²/2, स्फीयर होगा तो अलग है, जो भी है आप बोल सकते हो, हॉलो हो गया, सॉलिड हो गया, आराम से अपने आप अपने हिसाब से ये I का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया? देखो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए था। ओके, अब अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा आप थोड़ा ध्यान से देखना है। अल्फा ये हमारा रोटेशनल का है, ये क्या है, ये वाला सर्कुलर मोशन है। ये अल्फा के कारण ये जो स्ट्रिंग है आप देख सकते हो, ये स्ट्रिंग एक अल्फा के कारण, जो भी अल्फा है, अल्फा ऐसे घूम रहा है तो ये पोर्शन खुल रहा है, तो इसका जो एक एक्सीलरेशन आया, जो एक्सीलरेशन आया वो कितना है, ए इक्वल्स टू आप बोल सकते हो अल्फा इंटू आर। और साथ साथ में ये तो नीचे भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ये टोटल अगर देखा जाए A2 जो भी वैल्यू होगा, A2 मींस व्हाट, इस सिलेंडर का या फिर उस बॉडी का, तो सबसे पहले अनबाउंड हो गए तो नीचे आ रहा है, एक एक्सीलरेशन उसका हुआ, दूसरा एक्सीलरेशन क्या हुआ, वो जो हॉरिजॉन्टल A1 का वैल्यू है वो A1 हुआ। तो A2 कैन बी रिटन एज, आप बोल सकते हो A2 इक्वल्स टू A1 प्लस अल्फा इंटू आर। अरे लिख सकते हो कि नहीं भाई, बोलो ना। तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे आप आर का वैल्यू पुट कर सकते हो, अल्फा का वैल्यू पुट सकते हो, आई का वैल्यू पुट कर सकते हो, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई आर। तो अब ये तीनों इक्वेशन आपके पास आ गया। तीनों इक्वेशन के हेल्प से, तीनों इक्वेशन के मदद से आप यहाँ पे जो भी आपको पूछेगा वही निकाल सकते हो। मानो कि मैंने पूछा A1 एंड A2 निकालो, कितना होगा, आप यहाँ से तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर अपने आप ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा। आई होप ये दोनों इलास्ट्रेशन, जो भी मैंने इलास्ट्रेशन कराया उतने में ही आएगा, उतने में ही जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा उतने में ही आपको पूछेगा। आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया और आप अच्छा करोगे मेरे ख्याल से, है ना, अगर आप अच्छे से देखोगे, है ना। तो देखते हैं दूसरा स्लाइड में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो आप बोल देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है भैया, ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा आराम से देखना है। जैसे हमने इक्विलिब्रियम मतलब क्या पढ़ा, जैसे रोटेशनल मोशन को छोड़ के हमने इक्विलिब्रियम मतलब क्या पढ़ा। इक्विलिब्रियम मतलब वही होता है जो भी, पहले इक्विलिब्रियम क्या, नेट फोर्स इज जीरो। पहला इक्विलिब्रियम क्या हो गया, नेट फोर्स इज जीरो, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज जीरो। आया इतना समझ में? ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको इलास्ट्रेट कर दिया। देखो, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो तो हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, ये दोनों हो सकता है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो तो हम बोल सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेस्ट में है। हम क्या बोल सकते हैं, ये बॉडी रेस्ट में है। इतना तो समझ में आ गया। बट यहाँ पे जब सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है
तो इसका मतलब तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा बॉडी इज इक्विलिब्रियम में है, बॉडी ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। देखो अभी मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये सेंटर ऑफ मास है, अब यह इसके अबाउट मैंने इस बॉडी को रोटेट कराया। अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या है, ये तो रेस्ट में है, बट ये बॉडी तो रोटेट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है क्या? इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। अरे देखो 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 देखो, मजा आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, तुम कंफ्यूज नहीं होने का। देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, इसका मतलब ये कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाँ बात समझ में आ गया। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, दैट मीन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, इसका मतलब ये है क्या कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। देखो अब यहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है। अरे बॉडी रोटेट कर रहा है कि नहीं, बोलो हाँ, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछता है, बहुत सालों में, 20-25 साल, 20-20 साल में, 18-20 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 बार ही पूछा है इसके ऊपर क्वेश्चन। बात समझ में आया? तो अब यहां पे अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, बॉडी इज ऑल्सो एट रेस्ट। बॉडी क्या होना चाहिए, बॉडी भी रेस्ट में होना चाहिए, बॉडी भी रेस्ट में होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो रेस्ट में है ही, बात समझ में आता है। साथ साथ में उसका एंगुलर स्पीड जो है वो भी रेस्ट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर स्पीड दोनों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब अगर ये दोनों जीरो होंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आया? इसका कंडीशन में और भी देखता हूं, देखो और अच्छे से देखना है। देखो मानो कि मैंने एक रिजिड बॉडी लिया, देखो यहाँ पे इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, ये वाला स्लाइड में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो अब इसको थोड़ा बैक करो, थोड़ा बैक करो, इसको रिवाइंड करो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इलास्ट्रेशन यहाँ पे बताया, इस इलास्ट्रेशन आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है बट बॉडी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। आया समझ में? ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने यही बताने वाला हूं। तो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड बॉडी है या फिर बॉडी है, रिजिड बॉडी है, हमारा सेंटर ऑफ मास ये है, ये अल्फा से घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, एफ नेट क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, एंड नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क अगर जीरो है तो अल्फा भी जीरो बोल सकते हो भाइयों और बहनों, मित्रों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं मित्रों? अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कब? जब नेट टॉर्क जीरो होगा। एक बात हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ये एक्सीलरेशन जीरो हुआ, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो हुआ, साथ में एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास अगर जीरो हुआ तो दो चीज होता है, दो चीज में सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वो जीरो होना चाहिए साथ साथ में, और यहां से अल्फा जीरो, इसका मतलब यह बोल सकते हो ओमेगा एक बार कांस्टेंट भी हो सकता है और ओमेगा जीरो हो सकता है, लेकिन हमारा इस कंडीशन में ओमेगा जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट फोर्स जीरो, बात समझ में आ रहा है? उसके कारण हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी अगर जीरो है तो बॉडी एक बार हो गया, एक कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, टॉर्क भी होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो, साथ साथ में ओमेगा भी जीरो होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ये चारों के चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ये चारों के चारों कंडीशन, देन हम बोलेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया कि नहीं? और इसके साथ साथ में इस चैप्टर को खत्म करता हूं। ये जो मेरा पार्ट है, पहला पार्ट जो हमारा रिजिड बॉडी डायनामिक्स का पार्ट 1, उसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। अगला पार्ट हम तुम्हारे रिक्वेस्ट के ऊपर होगा, अगर तुम चाहते हो तो मैं करूंगा, या फिर आप यहां तक ही आप रिवाइज करना चाहते हो तो यहां तक ही मैं खत्म कर दूंगा। बात समझ में आया? दूसरे चैप्टर में हम चले जाएंगे। मेरे ख्याल से तो इतना ही आप करते हो, हमेशा लोग जो भी बच्चे करते हैं लगभग इतना ही करता है ना? तो देखते हैं दूसरा स्लाइड में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक आपको एक चीज बता देता हूं, आप यहां से जो भी रोटेशनल मोशन का होता है ना, जो भी रोटेशनल मोशन का हो रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर का नीट एज वेल एज जेई का सारे क्वेश्चन आप जो भी आप यहाँ से इतना तक आप कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी आपका टॉर्क निकालना है, इक्विलिब्रियम तक आप यहाँ से निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।